हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज संडे है और संडे हमारे लिए हॉलीडे नहीं, क्या है, रिवीजन डे। तो एक हफ्ते में हमने जो भी पढ़ा है हम उसको क्विकली रिवाइज करेंगे। सारे के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि नया पढ़ने का मतलब तब तक नहीं है जब तक आपको पुराना याद नहीं होता। तो चलिए रिवीजन शुरू करते हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम अपने करंट अफेयर की रिवीजन की शुरुआत 6 से 7 नवंबर से करेंगे। 6 और 7 नवंबर का करंट अफेयर आज हमें रिवाइज करना है। इसके बाद हम पूरा आज 13 नवंबर तक क्विकली रिवाइज करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा था, किस राज्य में राइजिंग सन वाटर फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा बारिश जिस राज्य में होगी, मतलब मेघालय। मेघालय में क्या किया जा रहा है, राइजिंग वाटर फेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ पर जो गारो जनजाति है वो इसका क्या करती है, आयोजन करती है। फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम, ये बांग्ला त्योहार है। हमने पहले पढ़ा था कि जो बांग्ला त्योहार है वो क्या है, बांग्ला त्योहार जो है वो वेस्ट बंगाल में नहीं होता, कहाँ पर होता है, मेघालय में होता है। ओके, फिर मेघालय के जो इम्पोर्टेंट स्टैटिक फैक्ट है, जैसे उमियम झील कहाँ पर है, मेघालय में स्थित है। लिविंग रूट कहाँ पर है, ये मेघालय में स्थित है। और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पर होता है, मेघालय में स्थित है। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें लग रहा होगा कि ये स्पीड में हो रहा है, क्योंकि एक बार हम ये सब पढ़ चुके हैं, अब हम जस्ट रिवीजन कर रहे हैं। तो यदि आपने डेली करंट अफेयर सीरीज नहीं देखी है तो आप पहले उसे देख लीजिए, फिर रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH, इसके प्रमुख कौन बने हैं। तो इसके प्रमुख बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम। मोहम्मद तैयब इकराम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के महासचिव बने हैं। ओके, किसने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती है, मुंबई ने जीती है। किसको हराकर जीती है, तो उपविजेता रहा है हिमाचल प्रदेश। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, ईडन गार्डन। ईडन गार्डन कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में है। ओके, और 15वीं IPL के विजेता कौन सा स्टेट बना है, तो वो टीम बनी थी गुजरात। ओके, फिर 26वां मालाबार युद्धाभ्यास कहाँ पर हुआ, तो मालाबार एक्सरसाइज जापान में हुई। और ये किस किस के बीच में होती हैं, तो जो चारों क्वाड कंट्री हैं। क्वाड में कौन कौन सी कंट्री हैं, इंडिया, USA, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इन चारों कंट्री के बीच में क्या होती है, मालाबार एक्सरसाइज होती है। इनके नाम आपको याद रखना है। ओके, क्वेड की जो 2022 में मीटिंग होने वाली है उसकी अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो वो देश है जापान। फिर 2022 के लिए एजुथासन पुरस्कार किसको मिला है, तो ये केरला का सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक सम्मान होता है, जो मलयालम भाषा के जनक हैं एजुथाचन, इनके नाम पर दिया जाता है। और ये किसको मिला है, A सेतु माधवन को मिला है। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया है, आंसर इज कोच्चि। ये क्या है, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन 2022 में कोच्चि किया गया है। जो जल मेट्रो बनी है, जल मेट्रो का आयोजन भी कहाँ पर हुआ था, ये उद्घाटन हुआ था कोच्चि में। अभी जो INS विक्रांत का जो उद्घाटन हुआ था वो भी कहाँ पर हुआ था, कोच्चि में हुआ था। ओके, दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन कहाँ पर बनी है, तो वो बनी है स्विट्जरलैंड में। दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है। और इसमें कितने डिब्बे हैं, 100 डिब्बे हैं। अब हमने इंडिया में क्या पढ़ा था कि 15 अगस्त 2022 को सुपर बासुकी में जो मालगाड़ी ट्रेन बनी थी वो कितनी लंबी थी, 3.5 किलोमीटर लंबी थी। और रेलवे जोन कितने हैं, तो रेलवे जोन है भारत में 18 रेलवे जोन। जो 18वां रेलवे जोन कौन सा बना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और भारतीय रेलवे के जनक कौन कहलाते हैं, इंडिया में सबसे पहले कौन कौन से व्यक्ति लेकर आए थे रेलवे, तो उनका नाम था डलहौजी। ये सब हम पढ़ चुके हैं, हम अब बस रिवाइज कर रहे हैं। ओके, फिर RISAT-2 उपग्रह है, जिसे बोला जाता है आई ऑफ द स्काई। ये एक जासूसी उपग्रह है, इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है, ये लॉन्च हुआ है भारत में। फिर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन कहे जाते हैं, तो वो कहे जाते हैं विक्रम साराभाई, जिनका नाम आपको याद रखना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 8 से 10 जनवरी, ये डेट भी आपको याद करना है कि 8 से 10 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा,
मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया जाएगा। यहाँ पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो वो गोवाना के राष्ट्रपति होंगे। और ये कौन से नंबर का प्रवासी सम्मेलन है? तो ये 17वें नंबर का है। प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को जो 1915 महात्मा गांधी जी हैं वो साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो इसी की याद में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ओके, तो आपको याद रखना है कि 9 जनवरी को प्रवासी दिवस का आयोजन होता है। ये पॉइंट याद रखना है। फिर इंदौर से रिलेटेड और क्या पॉइंट्स हैं? तो बायो सीएनजी मिश्रण परियोजना इंदौर में लागू हुई है और बायो सीएनजी संयंत्र भी इंदौर में बना है। इंदौर ने जो स्वच्छ भारत अभियान है तो उसमें फिर से टॉप किया है। जो सबसे स्वच्छ सिटी है वो इंदौर है। स्टार्टअप पॉलिसी लाने वाला शहर जो वो बना है वो भी इंदौर बना है। इस तरीके से ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। लखपति दीदी मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। ये क्या है? ये एक एनजीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जहाँ पर टारगेट ये रखा गया है कि 2025 तक सारी महिलाओं को लखपति बनाना है, मींस उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। फिर बायजूस ने प्रमुख एजुकेशन फॉर ऑल जो पहल शुरू हुई है उसका ब्रांड एम्बेसडर बायजूस ने किसे बना है? लियोनस मेसी। लियोनस मेसी किस खेल से रिलेटेड है? तो ये फुटबॉल के बहुत ही विश्व प्रख्यात खिलाड़ी हैं। 10 मिनट के लिए योग पहल किसने शुरू की है? ये कर्नाटक ने शुरू की है। ठीक है, योग करने के लिए हम क्या करते हैं? नाटक करने लगते हैं कि हमको नहीं करना, तो कर्नाटक। फिर 1 लाख छात्रों को फुटबॉल का प्रशिक्षण कौन देगा? केरल देगा। केरल 1 लाख छात्रों को फुटबॉल का प्रशिक्षण देगा। फिर क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था कि हाल ही में इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका आंसर क्या था? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये हमारा 6 से 7 नवंबर का करंट अफेयर था, इसको आप याद कर लीजिएगा। 8 नवंबर का करंट अफेयर, जिसमें पहला पॉइंट है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस का आयोजन कब किया जाता है? आंसर है 7 नवंबर। 7 नवंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय कैंसर दिवस मनाते हैं। कैंसर की स्टडी क्या कहलाती है? तो कैंसर की स्टडी कहलाती है ऑन्कोलॉजी। स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ पहली स्वदेशी वैक्सीन बनी है जिसका नाम है क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। तो अगर आपको नाम याद हो जाता है तो याद कर लीजिएगा। इसको किसने बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? पुणे में स्थित है। कोविशील्ड जो बनी थी कोरोना के लिए वैक्सीन, वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही बनाई थी। ब्लड कैंसर की स्टडी क्या कहलाती है? ल्यूकेमिया। और ब्लड कैंसर में कौन सा एलिमेंट है जो उपचार में यूज होता है? आंसर इज कोबाल्ट 16 जो है वो यूज होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो महाकाल की नगरी उज्जैन। जो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है वो बनने वाली है उज्जैन में। यहाँ पर जीवाजी वेधशाला स्थित है जो 1719 में बनी थी। और जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? सवाई जयसिंह ने करवाया था। और एक चीज और हमने पढ़ी थी उज्जैन से रिलेटेड कि उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर बनने वाला है जो कि आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और पर्यटन की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ 103वां संविधान संशोधन, इसका मैंने डिटेल लेक्चर बनाया है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो विद्याश्री एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसको अच्छे से समझिए। ये मैंने अच्छे से पहले भी एक्सप्लेन किया है। जो EWS है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उनके लिए जो 10% रिजर्वेशन देने के लिए सरकार ने 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था। तो तमिलनाडु और अन्य लोगों ने क्या किया था? स्टेट ने इस पर पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट का अभी जजमेंट आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 3:2 से ये डिसीजन आया है। 5 जजेस की ये बेंच थी जिसमें DY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सॉरी UU ललित जो इस टाइम पे CJI थे, इनकी जब ये CJI थी तभी यह निर्णय आया है। तो ये बोला गया है कि ये जो 10% आरक्षण है ये वैलिड है, इसमें किसी भी प्रकार के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हनन नहीं होता है। क्योंकि जब 2019 में ये अमेंडमेंट हुआ था तो इसमें बोला गया था कि अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6)
को ऐड ऑन किया गया था और इसी के अंतर्गत ये प्रावधान दिए गए थे। तो आपको क्या याद रखना है कि जो 103वां संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो आरक्षण दिया गया है उससे रिलेटेड है। कितने % आरक्षण दिया गया है? तो 10% आरक्षण दिया गया है। ओके। फिर 49वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश बने थे उनका नाम था यू ललित। लेकिन अभी 3 दिन पहले ही जो 50वें नंबर के CJI बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम है DY चंद्रचूड़। इनका नाम याद रखिएगा, DY चंद्रचूड़ जी हैं, वो 50वें नंबर के CJI बने हैं। फिर इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ जो केस था उसके अंतर्गत बोला गया था कि जो आरक्षण है उसकी लिमिट 50% से एबव नहीं होनी चाहिए। और इसका ये केस कब आया था? ये 1992 में आया था, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड मार्केट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वर्ल्ड ट्रेड मार्केट 2022 का आयोजन लंदन में किया गया। इसकी थीम क्या थी? द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ। द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ इसकी थीम थी। और ब्रिटेन के PM कौन बने हैं, जिन्हें सब लोग भारत का दामाद भी बोलते हैं? ब्रिटेन के PM कौन बने हैं? ऋषि सुनक। ये कंजर्वेटिव पार्टी से रिलेटेड हैं। ओके। फिर राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण जो है उसके हेड बने हैं किशोर कुमार। किशोर कुमार बहुत पुराने अच्छे गाने गाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे पुरानी हमारी जो सिंगिंग का कल्चर है उसको क्या करते हैं, उसको संरक्षण का काम करते हैं। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि जो राष्ट्रीय स्मारक हैं उसके लिए उसकी अथॉरिटी के जो हेड बने हैं वो किशोर कुमार बने हैं। फिर वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? जो अटॉर्नी जनरल हैं, जिन्हें महान्यायवादी कहा जाता है, जो सरकार के प्रथम वकील कहलाते हैं, उनका नाम क्या है? R वेंकटरमन। R वेंकटरमन जो है वो कौन है? वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। और CVC कौन है? CVC क्या होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। CVC कौन है अभी वर्तमान में? सुरेश N पटेल। इनका नाम भी याद रखना है आपको। सुरेश पटेल कौन है? CVC हैं। CVC कब बना था? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना 1964 में हुई थी और ये संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर बना था। फिर विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और यूनेस्को में भारत के कितने स्थल शामिल हैं? उनकी संख्या है 40। और जो 40वां स्थल यूनेस्को में शामिल हुआ है उसका क्या नाम है? उसका नाम है धौलावीरा। ओके। धौलावीरा MPPSC के मेंस 19 और 21 वाले में दोनों में 3 मार्कर में आने के चांसेस बहुत अधिक हैं, तो आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। फ्रांसीसी सरकार ने सेविलियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो ये भारतीय संगीतकार हैं, कर्नाटका की संगीतकार हैं अरुणा साईराम। अरुणा साईराम जी को फ्रांसीसी सरकार ने सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब लता मंगेशकर जी का निधन हो गया तो इनका पेपर में आना बहुत स्वाभाविक है। लीजन द ऑनर अवार्ड, लीजन द ऑनर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो जिन्हें ताई के नाम से जाना जाता था, लता मंगेशकर जी को सम्मानित किया गया। पहला दीनानाथ पुरस्कार किसको मिला? तो प्रधानमंत्री मोदी जी को पहला दीनानाथ पुरस्कार मिला है। दीनानाथ कौन है? लता मंगेशकर के जो पिताजी हैं दीनानाथ मंगेशकर, वही दीनानाथ हैं। फिर एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट 2022 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? ये क्या है? एशियाई महाद्वीप का जो चेस का टूर्नामेंट है ये खिताब है। ये किसने जीता है? ये जीता है PV नधिंदा। तो देखिए हमें PV सिंधु का नाम याद है, तो PV सिंधु तो बैडमिंटन खेलती है। अब हम बात कर रहे हैं चेस की, तो चेस चैंपियनशिप महिलाओं में किसने जीती है? PV नधिंदा ने जीती है। आप PV बस याद कर लीजिए तो ये आपको याद आ जाएगा। और पुरुष में किसने जीती है? जो मेल चैंपियनशिप थी इसकी चेस की, वो जीती है R प्रज्ञानंद। R प्रज्ञानंद बहुत इंटेलिजेंट है, इन्होंने बहुत सारी चैंपियनशिप जीती हैं। फिर 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये चेन्नई में हुआ। और ये जो शतरंज ओलंपियाड है इसका आयोजन पहले कोविड के टाइम पे बोला गया था कि इंडिया नहीं करेगा, तो पहले ये रूस में होने वाला था, फिर रूस से इसको कराने का कार्य किसको दिया गया? चेन्नई को दिया गया। फिर उबेर कप और थॉमस कप, ये स्टैटिक स्पोर्ट्स के क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। उबेर कप और थॉमस कप का संबंध किससे है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंड मास्टर जो है वो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो वो जो है विश्वनाथन आनंद जी की बुक है।
फिर देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? नोएडा में हुआ है। आप जो ये पॉइंट्स हैं उनको डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। ओके, NH7 का वर्तमान में नाम क्या हो गया है? NH7 का नाम हो गया है NH44। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कहाँ बना है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना है कहाँ पर? यूपी में बना है और इसकी जो लंबाई है वो 296 किलोमीटर लंबा है ये। फिर एक वर्ष में T20 में अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? एक वर्ष में 1000 रन बनाने वाले T20 में जो भारतीय पहले खिलाड़ी बने हैं उनका नाम है सूर्य कुमार यादव। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि एक वर्ष में T20 में 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने थे, वो किसी भी कंट्री के हो सकते हैं, तो आंसर आएगा मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान ये पाकिस्तान से हैं और सूर्य कुमार यादव कहाँ के हैं? इंडिया के खिलाड़ी हैं। इन दोनों का नाम याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले, ओवरऑल 1000 की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, सर्वाधिक बनाने वाले, तो आंसर है विराट कोहली। तो ये तीनों नाम आप याद कर लीजिए। फिर रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है और इस बार पहली बार मध्य प्रदेश ने ये ट्रॉफी जीती है, तो इसको याद रखिएगा। 15वें IPL की विजेता कौन सी टीम है? तो गुजरात। समुद्री भागीदारी अभ्यास भारत ऑस्ट्रेलिया की नेवी के मध्य कहाँ हुआ है? तो ये बंगाल की खाड़ी में हुआ है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। नवंबर का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस का आयोजन 8 नवंबर को मनाया जाता है। फिर एक्सरे क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन जो एक्सरेज होती हैं उनकी खोज हुई थी। तो एक्सरे की खोज किसने की थी? विलियम रोजेंटन। हमने कैसे याद किया था कि कोई भी एक्स है या कोई भी दुर्घटना है जो बीते हुए कल की है, तो वो अगर दुखद है तो रुलाती है। तो एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? रोजेंटन ने खोज की थी। तो इसको ये नाम आपको याद रखना है। ओके, फिर फिजिक्स का जो फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था तो वो एक्सरे किरणों की खोज के लिए 1901 में किसको मिला था? विलियम रोजेंटन को मिला था। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? तो ये भी 26 नवंबर को वर्गीज कुरियन जी के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। ओके फिर सेकंड क्वेश्चन है बैट्स एप्लीकेशन। एक बैट्स एप्लीकेशन है जो किस लिए है? ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूल। जो प्रसार भारती, अगर आपने देखा होगा DD न्यूज़ प्रसार भारती, तो उस पर जो भी कार्यक्रम आते हैं उनका क्या शेड्यूल रहेगा, कौन सा कार्यक्रम कब आएगा, उसके लिए एक बैट्स एप्लीकेशन बनाया गया है और उसके हेड कौन बने हैं? प्रसार भारती जो संस्था है उसने बनाया है। और प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं मयंक अग्रवाल। इनका नाम याद रखिएगा। फिर सारथी मोबाइल ऐप किससे रिलेटेड है? तो सारथी मोबाइल ऐप सेबी से रिलेटेड है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी? सेबी होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी की हेड कौन बनी है? उनका नाम है माधवी पुरी बुच। ये जो नाम है ये भी कई पेपर में पूछा गया है क्योंकि पहली बार कोई महिला सेबी की हेड बनी है। और सेबी क्या करता है? सेबी जो है वो शेयर मार्केट को कंट्रोल करने का काम और रेगुलेट करने का काम करता है। तो याद रखिएगा, एक इम्पॉर्टेंट संस्था है। किस वर्ष तक उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन करने की बात कही है? सबसे पहले तो हमें इसे समझना है कि ये क्या है। जीरो नेट कार्बन इमिशन, ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कभी भी आप कार्बन को केवल न्यूट्रल कर सकते हो, ऐसे जीरो नहीं कर सकते कि उस प्लेस पे कार्बन होगा ही नहीं। लेकिन ये जो जीरो कार्बन करने का कॉन्सेप्ट है ये ऐसा होता है कि जितना भी कार्बन एमिट हो रहा है, मतलब जितने भी कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उतना ही हो जाए, उतने ही कार्बन का इमिशन भी होना चाहिए। मतलब उत्सर्जन और अवशोषण यदि बराबर मात्रा में होगा तो पॉल्यूशन नहीं होगा। तो मथुरा वृंदावन को 2041 तक ऐसा बोला गया है यूपी गवर्नमेंट ने कि मथुरा वृंदावन को क्या कर देंगे? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन कर देंगे। तो ये प्रोसेस कैसे हो पाएगी पॉसिबल?
जब यहाँ पर जो निजी व्हीकल हैं, जो अभी हम लोग अपने अपने प्राइवेट व्हीकल से जाते हैं, उन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। केवल जो वहीं पर गवर्नमेंट के जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चलेंगे, उन पर ही परमिशन होगी मथुरा वृंदावन के अंदर एंटर करने की। तो इसमें क्या होगा, उत्सर्जन और अवशोषण यदि इक्वल अमाउंट में होगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन नेट ज़ीरो हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा बना है, लेह लद्दाख। जो लेह लद्दाख है वो पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बना है। फिर पेरिस कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, कोप 21। जो कोप 21 था उसमें पेरिस कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, पेरिस में हुआ था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोप, तो ये होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सबसे पहले कोप 1 जो हुआ था वो 1995 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बर्लिन जर्मनी में हुआ था, याद रखिएगा इसको। फिर कोप 26 और कोप 27 बहुत चर्चा में है। कोप 26 का आयोजन ब्रिटेन में जो एक जगह है ग्लासगो, वहाँ पर किया गया। और कोप 27 का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया, वो मिस्र में किया जा रहा है, याद रखिएगा इसको, मिस्र में। ओके। फिर कार्बन तटस्थता, कार्बन को न्यूट्रल करने का मतलब भारत है वो पूरी तरीके से कार्बन न्यूट्रल कब हो जाएगा, तो इंडिया ने जो टारगेट रखा है वो 2070 का रखा है। ओके। फिर मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी, मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी कहाँ बनने वाली है, ये मेरठ में बनने वाली है, तो ये नाम भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं। इनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी जो 22वां लॉ कमीशन है उसके हेड बने हैं। और ऋतुराज अवस्थी जी का नाम और कहाँ पर चर्चा में आया था, जब कर्नाटका में हिजाब वाला जजमेंट दिया गया था। आपने सुना होगा स्कूल में एक हिजाब कंट्रोवर्सी हुई थी। फिर ये निर्णय जब हाई कोर्ट में गया तो उस हाई कोर्ट की पीठ की जिन्होंने अध्यक्षता की थी वो कौन थे, ऋतुराज अवस्थी थे। फिर सबसे पहले विधि आयोग कब बना और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जो इंडिया के गवर्नर जनरल बने थे विलियम बेंटिक, उनके कार्यकाल में सबसे पहले विधि आयोग बनाया गया था, मैकाले की अध्यक्षता में। याद रखिएगा, ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। फिर अक्टूबर 2022 में मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना है, तो पुरुष में बने हैं विराट कोहली और महिलाओं में बनी है निदा डार। इनको डर नहीं लगता किसी से, ये पाकिस्तान की प्लेयर हैं। और ये महिलाओं में बनी है निदा डार और पुरुष में बने हैं विराट कोहली। ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हैं। फिर आईसीसी के हेड कौन बने हैं, ग्रेट वर्कले। और अभी हमने करंट अफेयर में आज पढ़ा कि जो ग्रेट वर्कले हैं इनका जो कार्यकाल है वो 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, इसको याद रखिएगा। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। 1000 वनडे मैच खेलने वाली संस्था कौन बनी है, तो वो भारत बनी है। केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, केरल ज्योति पुरस्कार के लिए एमटी वासुदेवन को चुना गया। फिर ये केरल ज्योति पुरस्कार क्या है, जैसे आपने सुना होगा जो पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, तो ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो केरल सरकार ने क्या किया है, अपना एक इनोवेशन का कदम उठाया है और उन्होंने बोला है कि हम अपने जो केरल वासी हैं उनको केरल ज्योति, केरल श्री, केरल भूषण इस तरीके से पुरस्कार देंगे। तो जो पद्म विभूषण होता है उसका नाम केरल ज्योति रखा गया है, और जो पद्म भूषण होता है उसका नाम केरल प्रथा रखा गया है, और जो पद्मश्री दिया जाता है तो वो केरल में अब केरल श्री के नाम से दिया जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि ये चेंजेस किसने किए हैं, केरल ने किए हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन राजस्थान में किया जाता है। राजस्थान में अजमेर है, वहाँ पर किया जाता है। और ये इसी को पुष्कर मेले को क्या कहा जाता है, ऊंट मेला भी कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन यदि ऐसा आता है कि पुष्कर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो आपको कभी भी राजस्थान आंसर नहीं लगाना है। पुष्कर महोत्सव होता है जम्मू कश्मीर में, और ये क्या है, ये नदियों के संरक्षण से रिलेटेड है, तो आपको इसको याद रखना है। और मरु महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, तो ये जैसलमेर में किया जाता है। फिर डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए एक सोनार सिस्टम लॉन्च किया है, उसका नाम है स्पेस। स्पेस जो है एक सोनार सिस्टम है। सोनार क्या होता है, जो पानी के अंदर, अगर आप पानी के अंदर हैं और आपको जो दिशा है उसका ज्ञान चाहिए तो सोनार सिस्टम का यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सोनार, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग है वो
सोनार का फुल फॉर्म है। फिर पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है, उसका नाम है ध्रुव। ये पहला स्वदेशी सर्वर बना है। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो उसका नाम है फ्रंटियर। फ्रंटियर जो है वो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इंडिया में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन कहे जाते हैं, उनका नाम है विनय भटनागर। जो विनय भटनागर जी है वो इंडिया में सुपर कंप्यूटर के जनक कहे जाते हैं। फिर देखिए हमने याद कराए थे आपको कि ये जो सुपर कंप्यूटर है किसने कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया, तो जैसे सॉरी परम कामरूप सुपर कंप्यूटर किसने बनाया, तो अगर आपको पता है कि कामरूप जो है वो किसका पुराना नाम है, तो असम का पुराना नाम है परम कामरूप। तो जो कामरूप है वो असम का नाम है, इसीलिए आईआईटी गुवाहाटी ने क्या बनाया है, परम कामरूप बनाया है। फिर परम शक्ति क्या है, आईआईटी खड़गपुर ने बनाया है। खड़ग सिंह में बहुत अधिक शक्ति है, खड़ग सिंह के खड़कने से, ये तो हमें याद है, बहुत शक्तिशाली था। तो आईआईटी खड़गपुर ने कौन सा बनाया है, परम शक्ति बनाया है। फिर परम गंगा आईआईटी रुड़की ने बनाया। रुड़की कहाँ आता है, उत्तराखंड में आता है। तो जो गंगा नदी निकलती है तो वो उत्तराखंड से निकलती है। तो ऐसा आप याद कर लीजिए कि आईआईटी रुड़की ने परम गंगा बनाया है। फिर परम अनंत आईआईटी गांधीनगर। तो देखिए गांधी जी कैसे थे, अनंत गुणों के धनी थे, बहुत सारे गुण थे गांधी जी में। तो आईआईटी गांधीनगर ने कौन सा बनाया है, परम अनंत बनाया। आई होप आपको सारे सुपर कंप्यूटर याद हो गए हैं कि कौन सी आईआईटी ने कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया है। फिर एशियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया है, तो आंसर है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आसियान, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1967 में स्थापना हुई। और इसके जो मेंबर हैं वो कौन से, वो 10 देश हैं। कौन कौन से, जो एशियाई समूह के देश हैं वो, जैसे इसमें आ जाएगा इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, ये सारे देश जो हैं वो आसियान के मेंबर हैं। ओके, तो इनको याद रखना है। फिर 8 नवंबर 2022 को गुरु नानक जी का कौन सा प्रकाश उत्सव मनाया गया, तो आंसर है 553 गुरु नानक जी की जयंती मनाई गई। सिख धर्म के 10वें गुरु का नाम क्या है, तो वो है गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ओके, फिर आपका क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा गया था कि भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो आंसर, अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा है तो आपको डेफिनेटली आंसर बन जाएगा। आंसर है इंदौर। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रिवाइज करने वाले हैं 10 नवंबर का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो उत्तराखंड का 22वां स्थापना दिवस 9 नवंबर 2000 को मनाया गया। उत्तराखंड किस स्टेट से अलग होके बना था, तो उत्तर प्रदेश से अलग होके उत्तराखंड बना था। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, तो 75 जिले हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और उत्तराखंड में कितने जिले हैं, तो उत्तराखंड में 13 जिले हैं। और उत्तराखंड के सीएम का नाम क्या है, पुष्कर धामी। इतने फैक्ट आपको उत्तराखंड से रिलेटेड याद होने चाहिए। फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 2000 में हुआ था। ओके, और बिहार से ही देखिए 2000 जो सन है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ है, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ है और बिहार से झारखंड अलग हुआ है। और नवीनतम राज्य कौन सा बना है, तेलंगाना। तेलंगाना कब बना था, 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। और भाषा के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट कौन सा था, तो आंसर है आंध्र प्रदेश। 1953 में इसका गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला स्टेट था। फिर भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है, उसका नाम है विक्रम एस। विक्रम एस जो है वो भारत का पहला निजी तौर पर बनने वाला रॉकेट है। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं, तो वो विक्रम साराभाई कहे जाते हैं। और जो विक्रम एस है, तो एस क्यों जोड़ा गया है यहाँ पर, ये बोल रहा है कि जो स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है इसने इसको लॉन्च किया है। फिर मंगलयान के सैटेलाइट के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो मंगलयान लॉन्च किया गया था PSLV C-25 के द्वारा। 2000 रुपये के नोट पर कौन सी चीज़ बनी है, तो 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान बनी है। यदि आपने नहीं देखा है तो आज 2000 रुपये का नोट देखिए और देखिए कि मंगलयान कैसा दिखता है। फिर शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा, जो नेशनल
राष्ट्रीय शीतकालीन खेल होने वाले हैं, उनकी अध्यक्षता करने का कौन सा स्टेट मेजबानी करने वाला है? फरवरी 2023 में उत्तराखंड। उत्तराखंड में राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी होने वाली है। फिर नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुए? तो गुजरात में हुए। और 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होंगे? तो गोवा में होंगे। ये याद रखिएगा। ओके। फिर 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम है, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला कौन सा भारत का पहला राज्य बना है? तो जहाँ पर पूरे स्टेट में जो गोल्ड का प्राइस होगा वो सेम प्राइस होगा, कोई वेरिएशन नहीं होगा, ऐसा स्टेट है केरला। केरला ने ऐसा बोला है। और यहाँ पर क्या होगा? ये बैंक रेट के आधार पर तय किया जाएगा। यहाँ पर केरल में क्या है? मालाबार गोल्ड एंड डायमंड खुदरा मार्केट है, जो कि गोल्ड के लिए बहुत अधिक फेमस है। गोल्ड का जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट सर्वाधिक होता है तो वो केरल से होता है। लेकिन यदि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जो कोलार खान है वो कहाँ कहाँ पर है और किस लिए प्रसिद्ध है? तो कोलार खान कर्नाटक में है और ये गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपने KGF मूवी देखी है तो आपको डेफिनेटली पता होगा। फिर फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा बना है? तो फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट भी केरल बना है। ICC ने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में कौन कौन से 3 खिलाड़ियों को शामिल किया है? अब ये 3 खिलाड़ियों के हमें नाम याद रखना है। देखिए, जो हॉल ऑफ फेम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक सम्मान बोल सकते हैं। क्रिकेट के जो क्रिकेटर्स होते हैं, अगर वो हॉल ऑफ फेम में शामिल होते हैं तो ये बहुत ही गर्व की बात है। तो 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको ICC ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। चंद्रपाल हैं खिलाड़ी, वो वेस्ट इंडीज़ के हैं। अब्दुल कादिर हैं, ये पाकिस्तान के स्पिनर हैं। और चार्लोट एडवर्ड्स एकमात्र महिला है जो अभी ऐड हुई हैं हॉल ऑफ फेम में, ये इंग्लैंड की हैं। चार्लोट एडवर्ड्स, तीनों नाम आपको याद करना है। फिर T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत फेमस खिलाड़ी थे शेन वॉर्न, इनका निधन हो गया है। शेन वॉर्न की ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? नो स्पिन। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया है, इसको याद रखिएगा। फिर ये रिवीजन क्लास है इसलिए थोड़ा फास्टली हो रही है। अगर आपने इसके पहले वीडियोस डे बाई डे नहीं देखे हैं तो आप वो देख लीजिए, फिर आप रिवीजन देखिए, वरना केवल आप रिवीजन में पहली बार सुनेंगे। क्योंकि मैंने जो डेली करंट अफेयर की क्लासेस ली हैं वो बहुत आराम आराम से एक्सप्लेन करके आपको बताई हैं। ये हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं ताकि हमें सारे फैक्ट रिकॉल हो जाएं। कॉमनवेल्थ 2022 में भारतीय महिला टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो भारतीय महिला टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। और कॉमनवेल्थ में जो क्रिकेट टीम है वो शामिल होने वाली, पहली बार ऐसा हुआ है कि कॉमनवेल्थ में महिला टीम ने पार्ट लिया है। और ऑस्ट्रेलिया जीता है इसमें गोल्ड, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया था? भारत को हराया था। फिर संगाई महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो संगाई महोत्सव मणिपुर में आज का आयोजन होता है। डांसिंग डियर जो है उसी को संगाई बोला जाता है। काबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, मणिपुर में है। ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। और लोकटक झील कहाँ पर स्थित है? तो ये भी मणिपुर में स्थित है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है फेस्टिवल, तो 2 फेस्टिवल और हैं जो मणिपुर में होते हैं। एक है सिरुई लिली फेस्टिवल और मार्शल आर्ट थांगटा। ये थांगटा वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ये मार्शल आर्ट है केरल मणिपुर का, इसका नाम आपको याद रखना है। ओके। फिर वैली एशफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले वैज्ञानिक कौन से बने हैं? तो ये USA का अवार्ड है। और भारत के जो सुभाष बाबू हैं इनको क्या है? वैली एशफोर्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ये भारत के लिए काफ़ी प्राउड मूवमेंट है कि USA का अवार्ड भारतीय साइंटिस्ट को मिल रहा है। फिर मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट की शुरुआत मिस्र में हुई है। अगर आपको पता है कि इस बार का जो COP27 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, उसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? उसका आयोजन मिस्र में हो रहा है। तो उसी के दौरान ये हुआ मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, जिसमें मिस्र में। फिर
कार्बन न्यूट्रल जो हम भारत को कार्बन न्यूट्रल करने की बात कब तक की गई, तो 2070 तक हमारा टारगेट है। जो मैंग्रोव होते हैं वो सिंक की तरह काम करते हैं, मतलब वही जितना कार्बन एमिट होगा उतना ही कार्बन क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार कितने वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव में ग्रोथ देखी गई, तो जो मैंग्रोव है उनमें 17 किलोमीटर स्क्वायर की ग्रोथ देखी गई। फिर सर्वाधिक मैंग्रोव कहाँ पर है, किस स्टेट में है, तो वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव वाले वन है। गृह मंत्रालय ने कितनी भाषाओं पर मदर टंग सर्वे की रिपोर्ट पेश की है, तो जो गृह मंत्रालय है उसने 576 भाषाएं हैं जिन पर मदर टंग रिपोर्ट पेश की है। भाषाओं का उल्लेख किस में मिलता है, तो 8वीं अनुसूची है जो 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें भाषाओं का उल्लेख मिलता है। जब भारत का मूल संविधान बना था तो उसमें केवल 14 भाषाएं थीं। इसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, 3 अमेंडमेंट के द्वारा भाषाओं को जोड़ा गया। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। फिर 8वीं अनुसूची में क्या भाषाओं को बताया गया। 9वीं अनुसूची के द्वारा जो हुआ था वो पहला संविधान संशोधन हुआ था। 10वीं अनुसूची में दल बदल आया था। 11वीं अनुसूची में क्या हुआ था, 11वीं अनुसूची में 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और 12वीं अनुसूची में 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। फिर मैंने आपको ये याद कराया था कि 15वीं भाषा कौन सी जुड़ी, सिंधी जुड़ी थी, जो 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जुड़ी थी। फिर आपको याद रखना है नमक मतलब क्या, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। जो 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में हुआ था उसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। फिर BDMS बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली, इसको 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2003 में जोड़ा गया था। ये सब मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप वो वाले वीडियोस देख लीजिएगा। फिर भारत में वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 10 जनवरी को मनाते हैं। ओके। फिर G20 की मीटिंग 2023 में कौन करने वाला है, मीटिंग की अध्यक्षता, तो वो है हमारा प्यारा भारत। G20 का जो अभी जो सेंटेंस बोला गया है, मतलब जो ध्येय वाक्य बोल सकते हैं इसको, वो बोला गया है वसुदेव कुटुंबकम, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। ये G20 के लिए बोला गया है कि जो G20 में क्या है, जो विश्व की जो 20 विकसित देश हैं, जो समृद्धशाली हैं, उनका जो समूह है वो G20 है। तो G20 के लिए जितने भी कंट्रीज हैं वो सब एक देश एक परिवार है और उनका एक भविष्य होना चाहिए, इस मोटो के साथ G20 काम कर रहा है। 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्मदिन रहता है। ये कौन थे, ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ओके। फिर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाते हैं, तो इसका आयोजन 9 नवंबर को किया जाता है। 1987 से विधिक सेवा दिवस मनाया जा रहा है। 1987 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट बना था। फिर नालसा क्या होता है, नालसा होता है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नालसा की स्थापना कब की गई, 9 नवंबर 1995 को नालसा की स्थापना की गई। फिर भारत के नवीनतम 50वें नंबर के CJI कौन बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम है DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जो पिताजी थे वो भी CJI रह चुके हैं, और राष्ट्रपति को CJI को शपथ दिलाने का काम कौन करता है, तो राष्ट्रपति जी करते हैं। फिर 32वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये 25वें नंबर का बिहारी पुरस्कार था और इसको सम्मानित किया गया 2 राजस्थान के जो कवि कह सकते हैं इनको, ये मधु ककोरिया और माधव होडा। इनको राजस्थानी कृतियों के लिए बिहारी पुरस्कार दिया जाता है, ना कि बिहारी कृतियों के लिए, इसको याद रखना है। इसको कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन जो है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार भी देते हैं, सरस्वती पुरस्कार भी देते हैं, बिहारी पुरस्कार भी देते हैं। इस तरीके से के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये प्राइज दिया जाता है।
फिर अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन कोच्चि केरला में किया गया। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ कौन है? तो ये इसरो के चेयरमैन हैं वर्तमान में। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब की गई? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। ओके। फिर कोच्चि बहुत चर्चा में है क्योंकि कोच्चि में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे पहली जल मेट्रो परियोजना लॉन्च हुई है कोच्चि से। अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है, बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है। फिर आईएनएस विक्रांत जो पहला जो स्वदेशी उपग्रह लॉन्च किया है तो वो कौन सा है? आईएनएस विक्रांत है। ये भी कोच्चि में लॉन्च हुआ है। फिर खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा 2022-23 में? तो खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। जो फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे वो उड़ीसा में हुए थे और जो सेकंड हुए थे वो बेंगलोर में हुए थे। याद रखिएगा, ये यूथ गेम नहीं है, ये यूनिवर्सिटी गेम है। खेलो इंडिया यूथ गेम अलग होते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अलग होते हैं। तो ये कौन से हैं? यूनिवर्सिटी गेम है। 2023-24 में कहाँ पर होने वाले? यूपी में होने वाले हैं। और फर्स्ट हुए थे उड़ीसा में, सेकंड हुए थे बेंगलोर में। फिर वाराणसी जो है उसको एससीओ ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया है। जो कल्चरल कैपिटल है एससीओ की वो कौन है? वाराणसी है। फिर खेलो इंडिया की बात करते हैं तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो यूथ गेम्स हैं वो 4th नंबर के हरियाणा में हुए थे और खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 5th संस्करण है वो मध्य प्रदेश में होने वाला है। फिर यूपी सरकार ने कौन से गेम को गोद लिया है? तो यूपी में तो लोग बात बात पे कुश्ती करने लगते हैं, तो यूपी सरकार ने कौन से गेम को गोद लिया है? तो कुश्ती को गोद लिया है। हम सिर्फ याद कर रहे हैं, हमें किसी भी प्रकार से याद होना चाहिए। आप कभी भी ऐसा अदरवाइज मत लीजिए कि मैम ने किसी के लिए भी कुछ भी बोल दिया। हम जस्ट रिलेट करके हमारा उद्देश्य याद करना है। फिर काकोरी डकैती, काकोरी डकैती का नाम है जो काकोरी कांड, सुना होगा यदि आपने हिस्ट्री में पढ़ा है। तो हम लोग बोलते थे कि काकोरी कांड जो है वो कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो अभी सरकार ने बोला कि ये कांड जो शब्द है, डकैती शब्द है, वो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो कोई कांड नहीं था, उसका उद्देश्य बहुत ही अच्छा था, तो इसीलिए इसका नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो जब भी हिस्ट्री की कोई ऐसी घटना चर्चित होती है तो वो पेपर में पूछने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो याद रखिएगा कि काकोरी डकैती का जो नाम बदल के क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। फिर क्यूएस इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी ने रैंक हासिल किया है? तो आंसर है पेकिंग यूनिवर्सिटी। पेकिंग यूनिवर्सिटी किस देश की यूनिवर्सिटी है? तो ये चाइना की यूनिवर्सिटी है। और क्या भारत की भी कोई यूनिवर्सिटी इसमें आई है? तो हाँ, भारत की 7 यूनिवर्सिटी इस रैंकिंग में आई हैं जिनका स्थान 40वें के बाद शुरू होता है। तो जो 40वें नंबर पे है जो भारत की तरफ से फर्स्ट होगी वो है आईआईटी बॉम्बे, तो इसको याद रखना है। फिर एचडीआई इंडेक्स में भारत का रैंक कौन सा है? तो एचडीआई मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक 132 है। 3 पैरामीटर होते हैं, फर्स्ट होता है साक्षरता, दूसरा होता है पर कैपिटल इनकम प्रति व्यक्ति आय और तीसरा होता है जीवन प्रत्याशा। इसको याद रखिएगा। फिर केंद्रीय वित्त मंत्री जो है हमारी निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने सोवरेन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। 2022-23 के बजट में ये घोषणा की गई थी कि इस प्रकार के बॉन्ड लॉन्च किए जाएंगे। ये किससे रिलेटेड हैं? तो ये जो ग्रीन प्रोजेक्ट हैं, जो हरित परियोजनाएं हैं उससे रिलेटेड है, नवीनीकरणीय ऊर्जा से रिलेटेड है। और जो COP26 में मोदी जी ने बोला था कि 2027 तक भारत न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, जो और भी वायदे किए गए थे, तो उसी पे बोला गया कि 2026 तक इस विषय में सोवरेन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने की बात मोदी जी ने भी की थी। तो याद रखिएगा कि ये ग्रीन परियोजनाओं से रिलेटेड है। फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड किसने लॉन्च किया? यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड किसने लॉन्च किया? तो वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया। COP27 का आयोजन मिस्र में किया जाएगा और कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा लेह
लद्दाख है। देखिए, यदि आप कंटिन्यू करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि चीज़ें बहुत कनेक्टेड हैं। हम हर दिन जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो अगर हमने कोई न्यूज़ केरल की पढ़ी तो केरल के जितने फैक्ट हैं अगर हम उसको रिवाइज करते जाएंगे तो डेफिनेटली हमें सब कुछ याद होता जाएगा। फिर एक मैरीलैंड प्रांत है अमेरिका का, उसकी पहली बार कोई भारतीय मूल की जो महिला है वो उसकी हेड बनी है, तो उनका नाम है अरुणा मिलर। अरुणा मिलर जो है वो मैरीलैंड प्रांत है अमेरिका का, वहाँ की गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है अरुणा मिलर। ओके, फिर 2023 में जो महिलाओं की विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करने वाला है, तो वो है हमारा प्यारा भारत। 2023 में महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन करने वाला है भारत। बॉक्सिंग से रिलेटेड 3 ऐसे नाम जिनको आप सभी को पता होना चाहिए। फर्स्ट है निकहत जरीन। निकहत जरीन ने 2022 में क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और एमसी मैरी कॉम है वो सर्वाधिक विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की विजेता रह चुकी हैं। और लवलीना बोरुगोहन यदि आपने टोक्यो ओलंपिक देखा होगा तो उसमें कांस्य पदक लाने वाली बॉक्सिंग में जो थी वो कौन थी, वो थी लवलीना बोरुगोहन। और पहला एशियाई कप की मेजबानी किसने की थी, जब पहले एशियाई गेम्स हुए थे तो उसकी मेजबानी 1951 में किसने की थी, नई दिल्ली ने की थी। ओके, फिर 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, तो 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप का आयोजन साउथ कोरिया में किया जा रहा है। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है, तो साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, इसको याद रखिएगा। ओके, फिर 3 नाम शूटिंग से रिलेटेड, मनु भाकर, अर्जुन बबूटा और दिव्यांश पवार। तीनों नाम याद रखिएगा कि इनका संबंध शूटिंग से है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, कतर दोहा में किया जा रहा है। ओबेर कप और थॉमस कप हमने पहले से याद किया है कि ये बैडमिंटन से रिलेटेड हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि पहली बार थॉमस कप भारत जीता है। और किसको हरा के जीता है, तो इंडोनेशिया को हरा कर जीता है। और उबेर कप किसने जीता है, तो साउथ कोरिया ने जीता है। किसको हरा के जीता है, तो चाइना को हरा कर जीता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। और सुल्तान अजलान शाह एक और कप है, सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो किसने जीता है, वो जीता है हमारे प्यारे भारत ने। तो इसको याद करना है आपको। फिर 32वें ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर किया गया, 2022 में हुए थे, टोक्यो में हुए थे। 33 बिम्स्टेक कृषि मंत्री की बैठक कहाँ पर हुई, तो बिम्स्टेक कृषि मंत्री की बैठक भारत में होने वाली है। बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक 7 देशों का समूह है जिसका अर्थ होता है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ओके, 7 देश हैं, इसका मुख्यालय ढाका में स्थित है। फिर अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि आसियान समूहों की वर्षगांठ के लिए कितने साल हो गए हैं, तो भारत और आसियान के संबंधों को 30 वर्ष हो चुके हैं। भारत और इजराइल के संबंधों को भी 30 वर्ष हो चुके हैं। और भारत और मिस्र ने जो वर्षगांठ मनाई है वो कौन सी है, 75वीं वर्षगांठ है। जब इंटरनेशनल करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न भी अब पूछे जाने लगे हैं। फिर क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था इस दिन का, कि 2022 में गुरु नानक जी का कौन सा प्रकाश पर्व मनाया गया, तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये कौन सा था, 553वां पर्व था, इसको याद रखिएगा। 12 नवंबर का करंट अफेयर रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो हम पढ़ चुके हैं कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्मदिन रहता है, इसकी 2008 से इसको मना रहे हैं। जो मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय था जिसका नाम वर्तमान में परिवर्तित होकर नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा मंत्रालय हो गया है। और अभी इसमें अभी जो इसके हेड कौन है, वो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। 1992 में भारत रत्न मिला था मौलाना अबुल कलाम जी को। और मौलाना अबुल कलाम जी भारत के पहले शिक्षा मंत्री होने के साथ साथ सबसे कम उम्र में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने वाले प्रथम व्यक्ति थे। CSIR, UGC, IIT जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों में अबुल कलाम आज़ाद जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो इसको याद रखना है। क्वेश्चन यदि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का पूछा जाता है तो वो 24 जनवरी को मनाते हैं। इंडिया बिन्स फ्रीडम बुक किसकी है, तो मौलाना आज़ाद जी की बुक है।
फिर 10 नवंबर को भारतीय सेना ने बालोंग मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो बालोंग मेले का आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में, जो 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ था। तो इसमें जितने लोग अरुणाचल प्रदेश से शहीद हुए थे उनकी शहादत को याद करने के लिए ये मेला मनाया जाता है। कुछ और फेस्टिवल देखते हैं, जैसे सरहुल फेस्टिवल झारखंड में होता है। चपचारकुट जो होता है वो मिजोरम में होता है। सैला सुरंग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग मिला है? तो 4 स्टार ईट रेटिंग, ईट राइट स्टेशन, ये भोपाल स्टेशन को मिला है। भोपाल स्टेशन का नाम जो पहले था वो हबीबगंज स्टेशन किया गया। फिर इसके बाद अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है? रानी कमलापति। रानी कमलापति कौन थी? रानी कमलापति एक गौड़ शासिका थी। उन्हीं के नाम पर उनको याद करते हुए जो भोपाल स्टेशन का नाम है वो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया। ये 4 स्टार ईटिंग जो 4 ईट राइट स्टेशन जो है तो ये 4 स्टार मिला है। ये किस लिए मिला है इसको? यहाँ का जो पौष्टिक खाना है और जो हाइजीनिक मतलब जो स्वच्छ खाना है, पौष्टिक और स्वच्छ भोजन स्टेशन पे मिलेगा, रेलवे मिलेगा, इसीलिए इसको ऐसा मिला है। ये किसने दिया है? तो ये FSAI, जिसे हम फसाई भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। जो फसाई का एक्ट था वो 2006 में बना था। एक्ट 2006 के तहत 2008 में फसाई की स्थापना की गई। इतने पॉइंट आपको याद रखना है। फिर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सर्टिफाई कितनी बीच है इंडिया में अभी? तो ये जो समुद्री संरक्षण है, जो ब्लू फ्लैग जो बीचेस हैं उनके संरक्षण के लिए, उनको साफ रखने के लिए, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको सुरक्षित करने के लिए अभी ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। भारत में वर्तमान में 12 जो हैं वो ब्लू फ्लैग सर्टिफाई बीच हैं। फिर एशिया का पहला CNG संयंत्र हम पहले पढ़ चुके हैं कि इंदौर में है। इंदौर से रिलेटेड फैक्ट, फर्स्ट वाटर सिटी बनने वाली है, वाटर प्लस सिटी बनने वाली है। स्वच्छ राज्य है, सबसे स्वच्छ जो शहर है वो इंदौर है। स्टार्टअप पॉलिसी जो लॉन्च किया है वो सबसे पहले इंदौर ने किया है। और क्या है इंदौर में? तो इतने पॉइंट, बायो CNG यहीं पर बन रहा है, हाइड्रोजन संयंत्र बन रहा है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। फिर अखिल भारतीय उद्योग संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये रमेश केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल जी नहीं है, ये रमेश केजरीवाल हैं, जो भारतीय उद्योग रबर संघ है, यहाँ पर रबर कर लीजिएगा, रबर संघ के अध्यक्ष बने हैं। रबर किसका पॉलीमर होता है? तो ये आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है। और रबर में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किसके कारण होती है? जो उसका वल्कनाइजेशन होता है, क्योंकि उसमें सल्फर एलिमेंट ऐड किया जाता है। फिर दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र जो है वो कौन सा है? ताशीगंग। ताशीगंग हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जो श्याम चरण नेगी जी थे जिनका निधन हो गया, जो प्रथम स्वतंत्र भारत के मतदाता थे, उनका संबंध भी कहाँ से था? हिमाचल प्रदेश से था। फिर वीरांगना सेवा केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में हुई है। जो वीरांगनाएं मीन्स जो सेना में जो महिलाएं हैं उनकी जो शिकायतें होती हैं तो उनका अतिशीघ्र निपटान हो सके, उसी के लिए ये खोला गया है। वर्तमान में जो CDS हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो कौन है? अनिल चौहान। क्योंकि इसके पहले जो थे इसके बिपिन रावत जी थे, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने थे पहले, उनका निधन हो गया, तो अभी इसकी नियुक्ति हुई है। अभी कौन है? अनिल चौहान जी हैं, इनकी नियुक्ति हुई है। फिर सेना के जो कमांडर होते हैं, कभी भी प्रश्न आपसे ऐसा पूछा जाता है कि सेना के कमांडर कौन है, तो वो हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। चाहे वो नेवी हो, चाहे थल सेना हो, चाहे जल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, तीनों के हेड कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। ये तीनों डे कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस, 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं और 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाते हैं। तीनों याद रखिएगा। फिर 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री जी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस वे लॉन्च की है, जो चेन्नई से मैसूर चली है। ये पहली थी साउथ इंडिया की, दक्षिण भारत की। लेकिन अगर पूरे भारत की पहली पूछी जाए तो वो कौन थी? दिल्ली से वाराणसी तक चली थी। फिर जो वंदे भारत एक्सप्रेस वे है, इसे T18 भी कहा जाता है और सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी कहा जाता है।
इसकी जो स्पीड होती है वो 160 पर आवर होती है। और जो ट्रेनों के बीच में जो कवच प्रणाली होती है, इनमें टकराव ना हो इसीलिए कवच प्रणाली का निर्माण किया गया है। फिर 11 नवंबर को मोदी जी ने स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया है। ये कहाँ पर किया है? ये बेंगलोर में किया है। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलोर के संस्थापक हैं नादप्रव केम्पेगौड़ा। यदि आप कभी बेंगलोर गए हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे जो एयरपोर्ट है उसका नाम है केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट। तो जो केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट है वो केम्पेगौड़ा मतलब बेंगलोर के जो संस्थापक थे नादप्रव केम्पेगौड़ा, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। और इनकी जो मतलब जो स्टैचू बना है प्रॉस्पेरिटी, उसकी जो हाइट है वो 108 फीट है, याद रखिएगा। अगर आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि जो शंकर जी हैं उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा राजस्थान में बनने वाली है, तो राजस्थान में उस जगह का क्या नाम है और प्रतिमा का जो स्थापना होगी वो किस नाम से होगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर कुछ और फेमस स्टैचूज हैं जो पढ़ने हैं हमको कि कौन कौन सा स्टैचू, जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी तो आप सबको याद है कि गुजरात में है, लेकिन क्या आपको पता है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में स्थित है। और ये किसका स्टैचू है? ये एक जैन धर्म से रिलेटेड संत थे, संत रामानुजाचार्य, उनके नाम पर बनाया गया है। और स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज सबसे नॉलेजेबल पर्सन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के याद में बनाया गया है और ये लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपको तीनों स्टैचू याद होने चाहिए। फिर किस राज्य ने जो ओबीसी वर्ग है उसको, पिछड़े वर्ग को 77% तक आरक्षण बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? आंसर कौन सा है? झारखंड। क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसा कौन सा केस हुआ था जिसमें बोला गया था कि जो आरक्षण है वो 50% से अधिक नहीं होगा? अभी मैंने जो इसके पहले जो वीडियो पढ़ाया था उसमें आप बताया था, याद करिए, इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस कब का था? इंदिरा साहनी केस में बोला गया था कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। फिर पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? वाराणसी में हुआ है। वाराणसी से हमने एक फैक्ट और याद किया था, याद करिए, एससीओ की जो कल्चरल कैपिटल वो बनी है, वो कौन बनी है? वाराणसी बनी है। और पीएम गति शक्ति मॉडल योजना के तहत क्या किया जाएगा? आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया का जो सेंटेंस है उसको अपनाया जाएगा और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। 13 नवंबर के करंट अफेयर में हम देखते हैं आज क्या क्या आया है। हाल ही में लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर को। 1 नवंबर को बहुत सारे दिन मनाए जाते हैं, जैसे विश्व शाकाहार दिवस। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और 2 यूटीज हैं, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। इन सब के जो स्थापना दिवस होते हैं वो 1 नवंबर को होते हैं, इसको आप याद रखिएगा। और डेज देखते हैं नवंबर माह के, जैसे विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को होता है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को होता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को होता है और विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को होता है। फिर अमेरिका सरकार ने किस देश को जो है करेंसी मॉनिटरिंग पॉलिसी, करेंसी मॉनिटरिंग, ये लिस्ट है, यहाँ पर लिस्ट से हटा दिया गया है। तो भारत को हटा दिया गया है, लेकिन चाइना का नाम अभी भी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट में है। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया है? तो उसका उद्घाटन किया है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। अब तमिलनाडु और क्यों चर्चा में रहता है? तो तमिलनाडु में मछली प्रोडक्शन में तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पे है। जो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स निकलता है उसमें तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पर है। जल्लीकट्टू महोत्सव भी जो होता है वो तमिलनाडु में होता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। और T/2 का जो टारगेट है, मतलब जो बाघों की संख्या को दुगना करने के लिए अवार्ड मिलता है T/2, ये भी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोडीज ने आर्थिक वृद्धि दर 2022 का अनुमान इंडिया के लिए कितना लगाया गया है? तो 7% लगाया है। मोडीज क्या है? मोडीज एक संस्था है जो रेटिंग देती है, तो इसने बताया है कि इंडिया की जो आर्थिक वृद्धि होगी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, वो कितनी होगी? 7% की दर से होगी। फिर जो ग्रेट वर्कले हैं उनको आईसीसी का अध्यक्ष 2 वर्ष के लिए पुनः नियुक्त किया गया। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ग्रेट वर्कले जो है वो आईसीसी के हेड हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। इसकी स्थापना कब हुई थी? मुख्यालय कहाँ है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है।
फिर यूके ने रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है, तो किसे सम्मानित किया है? वेंकी रामकृष्णन को सम्मानित किया है। 2023 तक किस गवर्नमेंट ने बोला है कि वो अपने स्टेट को स्लम फ्री बना लेगी, एक भी स्लम एरिया नहीं होंगे वहाँ पर। आंसर है उड़ीसा, याद रखिएगा इसको। फिर भारतीय रेलवे ने कितने प्रतिशत ब्रॉडगेज नेटवर्क को विद्युतीकरण किया है? ब्रॉडगेज क्या होता है? जब दो ट्रेन की जो पटरी होती हैं, जब ट्रेन की पटरियों के बीच में 1.6 मीटर तक का जो गैप होता है वो होता है, तो वो कहलाता है ब्रॉडगेज। तो 82% लगभग जो इंडिया में रेलवे नेटवर्क है वो ब्रॉडगेज से कंप्लीट हो चुका है। फिर 15 नवंबर 2022 को उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। तो ये जनजातीय गौरव दिवस हायर एजुकेशन में मनाने का जो निर्णय है वो किसने लिया है? शिक्षा मंत्रालय ने लिया है। शिक्षा मंत्रालय का पहले नाम क्या होता था? मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में, तो शिक्षा मंत्रालय नाम कर दिया गया। तो फ्लड हब, बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए किसने पोर्टल लॉन्च किया है? तो फ्लड हब, मतलब जो बाढ़ आती है वो पहले से पता चल जाए, इसके लिए गूगल ने इनिशिएटिव लिया है। तो ये हमारे 6 नवंबर से लेके 13 नवंबर तक का कंप्लीट रिवीजन था। आई होप आपको ये रिवीजन काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आपने अच्छे से करंट अफेयर का रिवीजन पढ़ लिया है, इसको एक दो बार आप सुन लीजिए, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। आई होप आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल सके कि कब कौन सा वीडियो अपलोड होने वाला है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, आप अपने दोस्तों तक शेयर करिए और अधिक से अधिक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।